हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस नई वीडियो में जो है एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर सेकंड। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप क्या क्या है, वो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मतलब पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का हम कंसेप्ट इसमें जानेंगे, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, और उनके मैनी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति, जो कि एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, नए बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करता है और उन्हें मार्केट में लॉन्च करता है। ये प्रोसेस रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और मैनेजमेंट स्किल का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हुए एक नया बिजनेस बनाया जाता है जिससे प्रॉफिट कमाने की संभावना होती है। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में पहले, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर होगा, जो एक पर्सन होगा। जो क्या होगा, एक प्रोसेस होगी। फिर एक एंटरप्राइज, जो इसका आउटकम निकल कर आएगा, वो एक वेंचर होगा या एंटरप्राइज होगी। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एबिलिटी टू टेक रिस्क। नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन। जब तक इनोवेशन नहीं होगा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से नहीं चलेगी। जो कोई एंटरप्रेन्योर होगा, उसकी विजनरी और लीडरशिप क्वालिटी होंगी उसके अंदर। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड होगा, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आई उसे ध्यान से सुनेगा, देखेगा और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। फ्लेक्सिबल होगा, टाइम के साथ जैसा बिजनेस चाहता है वो अपने आप को चेंज करने के लिए काबिलियत रखता होगा। नो योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानता होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरप्रेन्योर। अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन विद अ यूनिक आइडिया हु टेक इनिशिएटिव्स ऑफ डेवलपिंग अ न्यू वेंचर, अरेंज ऑल द रिसोर्सेज एंड इज रेडी टू बियर ऑल द रिस्क एंड टेक्स ऑल द नेसेसरी डिसीजंस टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हैज वैल्यू टू द कस्टमर। कहने का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन होता है जिसके पास एक यूनिक आइडिया होता है और वो इनिशिएटिव डेवलप करता है नया वेंचर बनाने के लिए। मतलब सभी सभी रिसोर्सेज को अरेंज करता है, सगले रिस्क को अपने खुद से उठाने के लिए रेडी रहता है, और कुछ ज़रूरी डिसीजंस भी प्रोवाइड कराता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, किस लिए, ताकि वो कस्टमर के लिए एक वैल्यू को क्रिएट कर सके। एंटरप्रेन्योर की कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए उसका, सेल्फ मोटिवेटेड हो, लीडरशिप स्किल अच्छी हो, अडेप्टेबिलिटी हो, टाइम के साथ बदलना जानता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, पैशन हो, एंथुसियाज्म हो उसके अंदर। पैशन और एंथुसियाज्म का मतलब है कि वो मतलब खुद से सेल्फ अवेयर हो उन चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर के अंदर बीच में डिफरेंस क्या होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है और मैनेजर कौन होता है? देखो, जैसे हमने पढ़ा भी, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक विजनरी इंसान होता है जो खुद सगले फाइनेंशियल रिस्क को बियर करता है। लेकिन मैनेजर जो होता है वो कोई भी रिस्क बियर नहीं करता, वो सिर्फ सैलरी के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फोकस करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस के आइडिया के साथ साथ उसको एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन मैनेजर जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका सिर्फ काम होता है कि जो डेली वर्क है या जो डेली डेली कंडीशंस हैं एक बिजनेस के अंदर, उनको स्मूथली फंक्शन करा सकें। की मोटिवेशन क्या होती है एंटरप्रेन्योर के लिए? उनकी अचीवमेंट की, अगर वो अच्छा करेंगे तो वो अच्छा प्राप्त करेंगे। मैनेजर का मोटिवेशन क्या होता है कि मैनेजर का मोटिवेशन होता है कि वो एक नीचे पोस्ट से उठकर आए हैं ऊपर की पोस्ट के लिए। रिवार्ड का अगर देखें तो हम रिवार्ड में उस अगला प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्राइज का, वो एक एंटरप्रेन्योर कमाता है। लेकिन अगर बात करें हम मैनेजर के रिगार्डिंग में, तो सिर्फ रेमुनरेशन के ऊपर वो निर्भर रहता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो कैजुअल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसका अगर अप्रोच किसी बंदे से बात करने का है तो वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैनेजर जो होगा वो वेरी फॉर्मल तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा। किसी भी अगर पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहा है तो बहुत फॉर्मल तरीके से उससे बात करेगा। अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ज़रूरत क्यों है हमें। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, नए नए इनोवेशंस होंगे, सोसाइटी और कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सपोर्ट होंगे। देखो, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सनैलिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, और हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और अदर भी हो सकते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, इंक्रीजिंग डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ एथिकल वैल्यू सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? अ पर्सन विद इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन हु टेक्स डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टर्निंग एन आइडिया इनटू अ प्रॉफिटेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट थ्रू असर्टिव रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। कहने का मतलब यह है कि एक लार्ज कॉर्पोरेशन के अंदर वो एक इंडिविजुअल पर्सन जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है किसी आइडिया को प्रॉफिटेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने के लिए, वही हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। बेसिक डिफरेंसेस क्या है इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में? इंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसकी खुद की एंटरप्राइज होती है, और एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, और एंटरप्रेन्योर जो है वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए हुए रिसोर्सेज को
यूज़ करता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो उसका खुद का कैपिटल होगा, लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होगा उसको कंपनी ने फाइनेंस किया होगा। एंटरप्रेन्योर में एक एंटरप्राइज होगी वो नई एस्टेब्लिश होगी, लेकिन इंट्राप्रेन्योर के अंदर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज होगी, मतलब पहले से ही एंटरप्राइज चल रही होगी। टर्म रिस्क टेकिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क जो है वो पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योर का होगा, लेकिन इंट्राप्रेन्योर में कंपनी का रिस्क होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को देखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस क्या होती है? इनिशिएटिव आइडिया फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय होगा जिसके अंदर कोई आइडिया आएगा, फिर वो अपने आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया के साथ मैच करेगा, फिर अपने आइडिया को एग्जामिन करेगा, उसके बाद में क्या ऑब्टेन बाय मतलब वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा जैसे उसको कंपनी से मिली होंगी, या जैसे वो चाहता होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ स्टेप्स उसने बनाए होंगे अपने प्लान को फॉलो करने के लिए, फिर वो SWOT एनालिसिस को कैरी आउट करेगा, उसके बाद में अपना डिजाइन को रेडी करके वो उसको वर्केबल बनाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं हम डिफरेंस देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो एम्प्लॉय जो होता है उसकी स्लो स्पीड होती है, उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कंज्यूमर हो सकता है, रिएक्टिव होगा वो, उसके पास टाइम होगा, फिक्स उसका पेमेंट होगा, प्रमोशन मिलेगा उसको कंपनी में, उसके कुछ प्लान्स होंगे, हार्ड वर्किंग होगा, दूसरों को ब्लेम करेगा, फेलियर भी हो सकता है। और जो एंटरप्रेन्योर होगा वो हाई स्पीड होगा, उसके प्रॉब्लम्स के एक्शन होंगे, वो कंज्यूमर नहीं कंट्रीब्यूटर होगा, प्रोएक्टिव होगा और सेल्फ स्टार्ट मतलब हर चीज़ अपने आप से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, हर टाइम अवेलेबल होगा, तो एक अच्छा पेमेंट मिलेगा, प्रमोशन भी उससे ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। उसके उसके सगले ड्रीम्स के कुछ प्लान होंगे, स्मार्ट वर्किंग होगा, सेल्फ करेक्टिंग होगा, अगर कुछ गलती हुई है तो खुद से उसे करेक्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस क्या फेस करता है अपने अपने उस जर्नी के अंदर। देखो कैश फ्लो उसको मैनेज करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ की हायरिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क को डेलीगेट करना, चूज़ करना कि क्या बेचना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कैपिटल को बढ़ाना और बिजनेस ग्रोथ को देखना, सेल्फ डाउट को, ये सब उससे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो वो फेस करता है अपने डेली टू डेली और अपने विजन के आने के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो इनिशिएटिंग एंड लीडिंग बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को लीड करना और उनको इनिशिएट करना। एम्प्लॉय को ड्यूटी एलोकेट करना, बिजनेस में होने वाले चेंज को फोरकास्ट करना, जॉब क्रिएट करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढना कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वेल्थ को क्रिएट और शेयर करना, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाना, रिस्क को बढ़ा टेकिंग अप एंड रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क, बिजनेस को ऊपर लेकर जाना और रिस्क को घटाना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करना और डिजिटलाइजिंग बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन डिजिटल डिजिटल तरीके से हो रहे हैं उनमें इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योर डिसीजन प्रोसेस, मतलब कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिसीजन प्रोसेस क्या होती है। देखो सबसे पहला होता है प्रेजेंट स्टेटस, मतलब लोग बाग अपनी अभी की पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं, और यही कारण होता है कि ये सबसे पहला फैक्टर आता है कोई भी डिसीजन लेने का, कि अपने डर को दूर करना होता है इसमें। नेक्स्ट आता है नीड फॉर चेंजिंग प्रेजेंट स्टेटस, मतलब तो जो हमारी प्रेजेंट स्टेटस है हम उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है बाय चॉइस और बाय कंपल्सन। बाय चॉइस मतलब अपनी इच्छा से, और बाय कंपल्सन मतलब मजबूरी से। अब मजबूरी से कैसे बनेंगे, हो सकता है कि हमारी प्रेजेंट जॉब खो गई हो, हम अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि डिजायर, हमारी इच्छा क्यों हो सकता है किसी का बैकग्राउंड बिजनेसमैन हो, जैसे कल्चरल हो, या फैमिली बिजनेसमैन हो, या टीचर हो के घर में, तो वो खुद भी उन्हीं चीज़ों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट होता है एन एंटरप्रेन्योर, चौथे पॉइंट में वो जाके एक बंदा है फिर एंटरप्रेन्योर बन जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस क्या क्या हो सकती है, कोई बंदा एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है। देखो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, अल्टरनेटिव को जनरेट करेगा, एनालाइज करेगा सभी अल्टरनेटिव्स को, एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद में परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर्स मतलब सोशल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके इनके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के टारगेट एरियाज कौन से होते हैं? एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, क्लीन वाटर हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, ह्यूमन राइट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ एंड प्रिपेयर्डनेस एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो पहला एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंटरप्राइज हो सकता है। ट्रेडिंग एंटरप्राइज एक ऐसा सोशल एंटरप्राइज है जो गुड्स या सर्विस का बाइंग और सेलिंग करता है, लेकिन साथ ही किसी सोशल या एनवायरमेंटल इश्यू को सोल्व करने का मिशन भी रखता है। इसका मेन फोकस प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन वो प्रॉफिट किसी अच्छे कोज के लिए होता है। ये हमारी क्या होती है? ट्रेडिंग एंटरप्राइज होती है। कुछ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बहुत से कुछ सरकारी बैंक होते हैं जिनके हाई सेविंग रेट्स होते हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं लोन पर, ये हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं।
नेक्स्ट हमारा कुछ एनजीओ और चैरिटीज होती हैं हमारे लोकल और ग्लोबल लेवल पर इश्यूज को सॉल्व करती हैं, कुछ भी एनवायरनमेंट, सोसाइटी या ह्यूमन राइट्स से कोई भी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी टेरिटरीज और कम्युनिटीज के डेवलपमेंट में काम आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी 7 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहले क्या है कि वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है और लोग किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ताकि वो उसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पाए। नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेशन, मतलब जिस प्रॉब्लम या जिन पीपल को फेस कर रहा है प्रॉब्लम को लेकर, उनके हर क्वेश्चन का जवाब उसके पास होना चाहिए, और जिन्होंने पहले ऐसे ऐसे कुछ काम किए हैं वो उस एंटरप्रेन्योर की इंस्पिरेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज खोलना है, रिसोर्सेज पूरी तरीके से उसके पास होने चाहिए और उनका अच्छे से पूरा यूज मतलब फुल यूटिलाइजेशन करना उसको आना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म, ये सबसे अच्छा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है इस पूरे का सातों में से, क्योंकि किसी भी वेंचर या बिजनेसमैन को अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए ताकि वो लोगों से बात अच्छे से कर सके और उनके फीचर उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जान सके। नेक्स्ट वन इज एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, कोई भी अगर इश्यू आता है तो तुरंत ही उसका सेकंड प्लान उसके पास हो ताकि वो उस पर शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होगा, अपने फैसले पर अड़े रहना है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर एक बार में सक्सेस नहीं हुआ तो सोसाइटी के डर से वेंचर को बंद कर दे वो। नेक्स्ट है ओपननेस टू कोलैबोरेशन, मतलब साथ मिलकर अच्छे से काम करे, ऐसी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो किसी के साथ साथ मिलकर काम नहीं कर पाता, ये उसकी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रूरल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो गांव या रूरल एरियाज में अपने बिजनेस शुरू करते हुए और लोकल नीड्स को एड्रेस करते हैं। ये लोग अपने कम्युनिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, देखो रॉ मटेरियल अच्छे से मिल सकता है, फाइनेंस सर्च भी हम क्रिएट कर सकते हैं गाँव में किसी से पैसा उधार लेकर। प्रोडक्शन मार्केटिंग सेंटर है, अगर रॉ मटेरियल वहीं पर मिल जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। पॉजिटिव फंड्स, मतलब फंड्स की कमी हो सकती है, टेक्निकल नॉलेज कम हो सकती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की लैक हो सकती है, स्किल्ड लेबर नहीं मिल सकती वहाँ। रिस्क एलिमेंट फैक्टर इसमें आता है, फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करनी पड़ती हैं उसके अंदर। टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है, क्वालिटी कंट्रोल की भी कमी होती है। ये हमारी कुछ एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम्स हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, माइग्रेशन रूरल पॉपुलेशन की जो माइग्रेट हो रहे हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और आर्किटेक्ट एक्टिविटीज जो हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट हुआ या आर्ट हुआ, हम जो रूरल की ये सब चीज़ें इनको हम प्रमोट कर सकते हैं। सोशल एविल्स जैसे पॉवर्टी है, ग्रोथ ऑफ स्लम्स है, पोल्यूशन है, इन सबको खत्म कर सकते हैं। एनकरेज द रूरल यूथ, रूरल यूथ को हम एनकरेज कर सकते हैं कि अब वो अपना खुद का कुछ काम या वेंचर ओपन करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ का, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट यार रिस्क क्या होगा रूरल एंटरप्रेन्योर को, टेक्निकल रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिकल रिस्क हो सकता है, सोशल रिस्क हो सकता है और एनवायरमेंटल रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, मतलब कुछ मेजर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हैं कि रूरल एंटरप्रेन्योर के सामने वो ना आए। जैसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनसे लोन ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए। कुछ स्कीम्स हैं जैसे मुद्रा बैंकिंग 2015, ये हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और प्रॉपर सप्लाई होती है रॉ मटेरियल की यहाँ पर, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सेटिंग अप हो सकती है, और हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर होते कौन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर वो वुमेन्स होती हैं जिसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल और फाइनेंशियली कैपिटल के अंदर 51% का इंटरेस्ट उसका शेयर हो, और 51% एम्प्लॉयमेंट उसने लेडीज मतलब वुमेन्स के लिए जनरेट की हों, वो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं, एम्बिशियस होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, पेशेंस बहुत होता है उनके अंदर, मोटिवेटर्स होती हैं, और एजुकेटेड होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। ये हमारी इनकी क्वालिटीज होती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट देखते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का फंक्शन मतलब वर्क क्या क्या कर सकती हैं। वो लीडरशिप भी कर सकती हैं, डायरेक्टिंग कर सकती हैं, स्टाफिंग कर सकती हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकती हैं, प्लानिंग कर सकती हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं, सुपरविजन कर सकती हैं, मोटिवेशन एटसेट्रा। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, सोशल कल्चर बैरियर्स हैं, लो लैक ऑफ एजुकेशन है, लो मोबिलिटी है, कंपटीशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज वुमेन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी। इनको हम पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली है एफिलेंट एंटरप्रेन्योर्स। एफिलेंट एंटरप्रेन्योर्स वो वेल्थी बिजनेसमैन की डॉटर्स और वाइफ्स को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होती है, ऐसी एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं जो अर्बन एरियाज में रहती हैं, जो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके एक फाइनेंशियल वेंचर को स्टैंड अप करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉमर्शियल बैंक की मदद से। नेक्स्ट आता है पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स कौन सी कैटेगरी में आती हैं,
इसमें ऐसी वुमेन्स होती हैं जो मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से ओवरकम करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड होती हैं, जैसे विडोज और सिंगल वुमेन्स। नेक्स्ट होता है रूरल एंटरप्रेन्योर्स। रूरल एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? वो वुमेन जो रूरल एरिया से आती हैं और अपने रिसोर्सेज का यूज़ करने के रिसोर्सेज और नॉलेज का यूज़ करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अनएजुकेटेड वुमेन होती हैं, वो लो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं, लेकिन वो अपने छोटे-छोटे एंटरप्राइजेज़ को ओपन करने के बाद में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करती हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के? जैसे रिकॉग्निशन, मतलब एक अपनी पहचान बनानी खुद की, इन्फ्लुएंस, किसी दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो, उनके खुद के इंटरनल फैक्टर्स हों, और प्रॉफिट तो एक सबसे अच्छा फैक्टर है ही।